अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन इन्वेंट्री वैल्यूएशन के पास्ट पेपर क्वेश्चंस पे चल रही थी और हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 5 आपको एज असाइनमेंट दिया गया था। तो जनाब कोई मसला क्वेश्चन 5 में आया? किसी बच्चे को कोई लास्ट वाली एंट्री क्वेश्चन नंबर 5 की क्या थी? जी, ये 4500 यूनिट्स की बात कर रहे हो? हाँ, जो मिसिंग यूनिट्स हैं, हमने क्या सीखा था? मिसिंग यूनिट के साथ क्या सलूक करना होता है? हमने मिसिंग यूनिट्स को तो हमने पीएनएल को चार्ज कर देना है और इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देना है। इन्वेंट्री रॉ मटेरियल क्रेडिट हो जाएगा और पीएनएल आपका डेबिट हो जाएगा। लॉस ड्यू टू मिसिंग यूनिट्स, तो इसमें कोई डिफरेंट है वहां पे एंट्री? जी, स्टोर लेजर कार्ड में तो आपने 4500 का इशू आएगा लॉस यूनिट्स का। ये तो डायरेक्ट पीएनएल को चार्ज हो गया। सॉरी, ये तो नहीं, ये ऑब्सोलीट है ना। 500 डैम मिसिंग है हमारे। जो मिसिंग है 500, ये तो डायरेक्ट पीएनएल को चार्ज हो गया। जो ये ऑब्सोलीट है स्टोर लेजर कार्ड में से, ये भी इशू होने हैं, लेकिन इनका हम इन्वेंट्री ऑब्सोलीट इन्वेंट्री क्रिएट करते हैं, जैसे आपसे मैंने शेयर किया था। और ये भी इसमें भी शायद इसके आंसर में क्या लिखा हुआ है वैसे ही है जैसा 4 का आंसर था। इसके आंसर में इन्होंने क्या किया जनाब के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट। अच्छा, ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो इसमें इन्होंने क्या किया, ये कितने यूनिट्स की एनआरवी लॉस? 4500 यूनिट्स का एनआरवी लॉस है, ठीक है। तो ये इन्होंने उसको ट्रांसफर किया यहाँ पे, और ये 500 यूनिट जो है मिसिंग, उनके को नुकसान है। ये 500 यूनिट का लॉस है, am I right? अच्छा, इससे आगे है, सॉरी बेटा, ये है 4500 का एनआरवी लॉस डेबिट, और ये शॉर्टेज का एक ही एंट्री डाली, बिल्कुल ठीक हो गया जी। ये नहीं है, ये इन्होंने फिर एनआरवी क्या डाली हुई। अच्छा, वो आगे नीचे आ रही, सॉरी, ये डिस्क्रिप्शन है, इसकी रिकॉर्डिंग ये नीचे आ रही। ये हेडिंग बेसिकली इसके लिए बनी हुई है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो ये वही तकरीबन ट्रीटमेंट है जैसे क्वेश्चन 4 में आके आपको सोल्यूशन नजर आई थी, जिससे मैं डिसएग्री कर रहा था। मैं अगर इसकी एंट्रीज आपसे शेयर करूंगा, तो मैं अगर यहीं पे इसके साइड पे अगर शेयर करूं, तो जो तो है ना 500 यूनिट्स जो है 500 यूनिट्स हमारे मिसिंग हो गए, तो वो हम डाल देंगे पीएनएल को, डेबिट पीएनएल, क्रेडिट इन्वेंट्री, और ये वैल्यू होगी 500 यूनिट्स। एवरेज कॉस्ट चल रही है इनकी शायद ये वाली 7111.59। तो ये जनाब एंट्री होगी मिसिंग यूनिट्स की, 500 मिसिंग यूनिट्स की एंट्री, मिसिंग यूनिट्स की एंट्री। ये कितनी वैल्यू बनती है? 355 7950। ये जी हमारे पास 500 यूनिट्स, जीरो नहीं है, 795। 500 यूनिट्स जो हमारे मिसिंग हुए, उनकी एंट्री तो आ गई है। फिर है 4500 यूनिट्स की कहानी। 4500 यूनिट्स के लिए मैंने आपसे कहा, वो बेच दिए या पड़े में हमारे पास? वो हमारे पास पड़े में है, तो हम ऑब्सोलीट इन्वेंट्री क्रिएट करेंगे। हम पीएनएल को जो लॉस है वो चार्ज करेंगे, और इन्वेंट्री हमारी क्रेडिट होगी। इन्वेंट्री हमारी क्रेडिट होगी 4500 यूनिट्स इंटू 7111.59 से। ऑब्सोलीट इन्वेंट्री, इसकी एनआरवी क्या है? एनआरवी क्या थी? 6000। तो 4500 इंटू 6000 ये इन्वेंट्री में चला जाएगा, और जो डिफरेंस है 4500 इंटू 1111.59 ये पीएनएल को चला जाएगा। 1, 2 और 3 ये हमारी एंट्री ऐसे क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो इन्वेंट्री को क्रेडिट आप लॉस यूनिट करो तो भी फुल कॉस्ट पे, इन्वेंट्री को क्रेडिट आप ऑब्सोलीट यूनिट करो तो भी फुल कॉस्ट पे, क्योंकि इन्वेंट्री से जो स्टोर लेजर है इन्वेंट्री का, उससे पूरी कॉस्ट पे यूनिट इशू होने हैं। आगे का सलूक होना है वो बात की बात है।
जी एनी क्वेश्चन? ये वही एंट्री है जिसपे मैंने कहा था कि मेरा आईकैप के सोल्यूशन से थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है। मेरी समझ के मुताबिक दिस इज द बेटर प्रेजेंटेशन, क्योंकि हम जो इन्वेंट्री का अकाउंट है उसको कॉस्ट पे मेंटेन करते हैं, वो हमारा कॉस्ट पे रहेगा। ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री को अलहदा ले जाएंगे, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर उसको उस पे हमने मेंटेन किया। सर ऑब्सोल्यूट की जगह हम कैश भी लिख सकते हैं ना? बेटा अगर आपने इन्वेंट्री बेच दी है तो आप कैश रियलाइज कर लें। क्वेश्चन क्या कहता है इसके बारे में? पड़ी हुई है हमारे पास, तो अगर पड़ी हुई है तो फिर आपने बेचा नहीं है ना भाई। बेचा नहीं है तो आप उसको इन्वेंट्री में ही रखोगे। हम क्वेश्चन नंबर 5 ये सामने पड़ा हुआ, चले यहीं पे खोल लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, क्वेश्चन इन्वेंट्री के बारे में क्या कह रहा है? दे वर आइडेंटिफाइड एज ऑब्सोलीट हैविंग एनआरवी ऑफ 6000। आइडेंटिफाइड बस हमारे पास पड़े हुए हैं, ऑब्सोलीट हैं, ठीक है। तो यहां से कहते हैं दे वर सोल्ड। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ यूनिट हमने बेचे थे, ड्यूरिंग द ईयर डैमेज यूनिट्स आए थे, हमने बेच दिए थे, और एंड ऑफ द ईयर ऑब्सोलीट मिले थे, वो हमारे पास थे, तो बेचे थे उसके लिए हमने कैश रियलाइज कर लिया था। लेकिन जो इन हैंड पड़े हुए थे उनको हमने इन्वेंट्री में ही शो किया था। तो ये जनाब हमारी एंट्रीज जो हमारे आईकैप सॉल्यूशन से डिफरेंट हम पास करना चाहते हैं वो ये हैं। एनी क्वेश्चन? कोई और सवाल से बच्चे के ज़हन में? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 शायद अभी हमें देखना है। ऑरेंज लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 6 ऑटम 21 का। इसका पार्ट ए डिस्क्रिप्टिव नेचर का है, उसके मार्क्स अलहदा से हमें यहां दिए नहीं गए। शायद लिखने में कुछ मिसिंग हो गया, बाकी नीचे पार्ट्स के आंसर मार्क्स तो आ रहे हैं, इसके मार्क्स मिसिंग है। लेकिन ये चूंकि आइडेंटिफाई है, एनी 4 है, तो आई थिंक इट शुड नॉट बी मोर देन 2। 2 नंबर से ज्यादा शायद इसके नहीं होंगे। 4 फैक्टर्स हमने आइडेंटिफाई करनी है। आइडेंटिफाई एनी 4 सिचुएशन अंडर विच द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज मे एक्सीड इट्स एनआरवी। किन 4 हालात में कॉस्ट एनआरवी से ज्यादा हो सकती है? जी 4 हालात हमने बताने हैं। अगर इन्वेंट्री डैमेज हो, अगर इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो, और या मार्केट में आपकी सेलिंग प्राइस ड्रॉप हो जाए, कंपनी की प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस ड्रॉप हो जाए, तो एनआरवी क्या होती है? सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट द सेल ना। अगर मार्केट में प्राइसेस गिर जाए आपकी, तो भी आपकी एनआरवी कम हो सकती है कॉस्ट से। और चौथी चीज, कॉस्ट टू कंप्लीट द सेल में अगर अनयूजुअल इजाफा आ जाए, कॉस्ट टू कंप्लीट द सेल उसमें अगर अनयूजुअल इजाफा आ जाए, तो एनआरवी होती है प्राइस माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट द सेल। तो कॉस्ट टू कंप्लीट द सेल भी अगर अनयूजुअल बढ़ जाए, तो भी आपकी एनआरवी कॉस्ट से कम या कॉस्ट एनआरवी से ज्यादा हो सकती है। हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करने हैं, आइडेंटिफाई करने का आधा से ज्यादा नंबर हो नहीं सकता, इसलिए हमने यहाँ पे कहानी नहीं लिखने बैठनी। 2 नंबर का अगर पार्ट होगा तो 2 मिनट में 3 मिनट में करके आगे जाना है, ठीक है। 1 मिनट सोचने में लगा 4 फैक्टर, 1 मिनट लिखने में लगाएं और आगे मूव करेंगे। पार्ट बी, प्रिपेयर entries to record the adjustments that need to be incorporated for correct valuation of the inventory. Determine adjusted value of the inventory at 30th June. तो मेजर काम तो इसका जनाब ये पार्ट 1 में है कि इन्वेंट्री वैल्यू में एडजस्टमेंट्स जो आपको पास करने की जरूरत है, वो एडजस्टमेंट्स पास कीजिए। एंट्रीज टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट दैट नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर द करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन और देखते हैं जी क्या एडजस्टमेंट हमें करने की जरूरत लगती है। यहाँ पे ऑरेंज लिमिटेड ओएल मैन्युफैक्चर्स 4 प्रोडक्ट्स. The information related to its inventory of each product for the year ended 30th June 2021 is as follows. A, B, C, D 4 आइटम्स, इनकी क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड क्या है, रिटेल प्राइस पर यूनिट इंक्लूसिव ऑफ 10% सेल टैक्स, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, डिफेक्टिव यूनिट्स इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसमें डिफेक्टिव यूनिट्स भी शामिल हैं, और रीवर्क कॉस्ट पर डिफेक्टिव यूनिट्स, उसको ठीक करने में कितना पैसा लगता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन,
During physical inventory count of product C, a discrepancy of 900 completed units were observed. On investigation, it was found that 5,600 units supplied to a customer were erroneously recorded as 6,500 units. 5600 बेचे थे, गलती से 6500 लिख लिया गया. इन्वेंट्री रिकॉर्ड में ये मसला नजर आ रहा है. Defective units can be sold in the market at 60% of the current retail price without incurring any selling cost. Due to increase in raw material prices, the products similar to B and D offered by the competitor are available in the market at the discount rate of 15% and 20% respectively of OL's current retail price. OL would have to adjust its sale prices accordingly. लीजिए जी, हमारे पास कहानी आ गई कि हमें क्या क्या करना है. एक साथ इसको स्टोरी को फिर पढ़ लीजिए. इसमें कुछ वेरिएबल काफी ज्यादा हैं. फिर हम जरा डिस्कस करेंगे हमें कैसे इसको लेके चलना है. रीड थ्रू द स्टोरी अगेन, देन विल डिस्कस हम कैसे चलेंगे. अच्छा जी, हमारे पास इन्वेंट्री की जरा सिचुएशन समझ लीजिए. ये जनाब 4 इन्वेंट्री आइटम हमारे पास पड़ी हुई हैं, ए बी सी डी, और इनमें से ये ए और बी में कुछ डैमेज यूनिट्स भी हैं. एक चीज प्रिंसिपली आपको बता दिया गया है कि इन्वेंट्री रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड एट कॉस्ट इनिशियली, और फिर ईयर एंड पे कॉस्ट और एनआरवी के हिसाब से एडजस्टमेंट की जाती है कि आपने ईयर क्लोज करके आगे चलना है तो कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर उस पर इन्वेंट्री को लेके कैरी करना है. अब यहाँ पे हमें ये भी पता है कि गुड यूनिट्स की कॉस्ट और एनआरवी टेस्टिंग अलग होती है और डैमेज यूनिट्स की अलग होती है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें तो सिर्फ गुड यूनिट्स ही हैं, इनकी तो कॉस्ट और एनआरवी टेस्टिंग एक दफा की जाएगी. इनके लिए हमें गुड यूनिट्स की अलग, डैमेज की अलग करनी पड़ेगी. जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे गुड यूनिट्स कितने हैं, निकालो जरा इसमें से 12,600, और इसके गुड यूनिट्स कितने हैं 21,000. ठीक है ना. तो ए और बी में ये गुड यूनिट्स हैं, ये डैमेज यूनिट्स हैं, और सी और डी में सारे के सारे गुड यूनिट्स हैं. अच्छा, अब हम पहले
गुड यूनिट्स के रेफरेंस से कॉस्ट और एनआरवी की टेस्टिंग करते हैं विच एवर इज लोअर, और उसको फिर हम गुड यूनिट से कॉस्ट और एनआरवी कंपेयर करके हमसे उसे मांगा क्या है, पार्ट ए में एडजस्टमेंट्स, कि क्या आपको किसी इन्वेंट्री वैल्यू को एडजस्ट करने की जरूरत है। एडजस्टमेंट के लिहाज से ध्यान में रखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं, इन्वेंट्री इज ऑलवेज मेंटेन्ड एट कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर एंड पे देखा जाएगा कि भाई ये कॉस्ट पे जो वैल्यू आ रही है क्या ये ठीक है, अगर ठीक है तो एज इट इज कैरी करो, अगर एनआरवी पे लेना है तो उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले कॉस्ट और एनआरवी का प्रिंसिपल लगा के देखते हैं गुड यूनिट्स के ऊपर कि हमें ABCD कॉस्ट पे कैरी करने हैं या एनआरवी पे कैरी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं, A, B, C and D, A, B, C, D, 4 हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं और हमें कॉस्ट वर्सेस एनआरवी को देखना है। कॉस्ट वर्सेस एनआरवी को देखते हुए हम पहले तो ले लेते हैं, एनआरवी की तरफ चलना चाहें तो हमें लेनी है, हमें डाटा क्या दिया हुआ है उसने, रिटेल प्राइस इंडेक्स, रिटेल प्राइस हमें गिवन है, ये जी हमें रिटेल प्राइस उसने दी हुई है 1144 990 1320 1980। हम एनआरवी की डिटर्मिनेशन के लिए चल रहे हैं जी, सफर हमारा शुरू हो रहा है एनआरवी के लिए। एनआरवी क्या होता है, प्रोडक्ट को बेच के मेरी जेब में कितना पैसा आएगा, ये ना एनआरवी। तो भाई ये तो है रिटेल प्राइस जो हमें बताई की है, और साथ ही बताया गया है इसमें सेल टैक्स भी शामिल है। क्या वो सेल टैक्स मेरी जेब में आता है? जितना हमें सेल टैक्स का नॉलेज अभी तक है, सेल टैक्स तो हम कस्टमर से लेते हैं और गवर्नमेंट को पे कर देते हैं, तो मेरी जेब में वो नहीं आ रहा, मेरी एनआरवी का हिस्सा नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें से सेल टैक्स निकालना है, क्योंकि सेल टैक्स तो इसमें से माइनस करो। गुड यूनिट्स पे हम फोकस कर रहे हैं अभी, तो सेल टैक्स इसमें से माइनस कर दीजिए, लेस सेल्स टैक्स। अब यहाँ पे डीलिंग विद परसेंटेज एंड प्रोपोर्शन का काम ध्यान में रखिएगा। अब ये प्राइस है इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स 10%, मतलब ये प्राइस कितने लेवल पे खड़ी हुई है, 110 पे खड़ी हुई, बिल्कुल ठीक है। प्राइस हमारी असल जो हमारी प्राइस थी 100 थी, उसमें 10% ऐड करके 110 पे खड़ी है, तो मुझे इसमें से सेल्स टैक्स माइनस करना है। तो इफ दिस इज A, तो A डिवाइडेड बाय 110 into 10, तो सेल टैक्स निकलेगा यहाँ पे, बोलिए जी। सेल टैक्स 104, ये कितना 90, ये कितना 120, ये कितना 180 शायद। बेटा ये फैक्टर पढ़िए पहले, क्या लिखा है इसके मुताबिक सॉल्व कीजिए। प्राइस इज, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स, मतलब अगर हमारी प्राइस, हमारी विदाउट सेल टैक्स प्राइस अगर 100 है, तो सेल टैक्स इसमें % ऐड हुआ है, 10 बना, तो ये प्राइस इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स आई 110। तो जब प्राइस इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स 110 है, तो सेल टैक्स कितना है 10, तो ये 110 है, इसमें 10 कितना है, दिस इज द स्टोरी। यहां से हमने सेल टैक्स इसमें से लेस किया जी। एनी क्वेश्चन? हमने प्राइस इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स में से सेल टैक्स निकाला, और क्या माइनस होना है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट ये भी लेस होनी है जी, 80 70 110। इसके अलावा एक कहानी कुछ और भी बताई हुई है इन्होंने, और वो कहानी है नोट नंबर, बुलेट नंबर 3, बुलेट नंबर 3। इसमें कहा जा रहा है जी, आप मार्केट में रॉ मटेरियल प्राइसेस गिर गई हैं, और इसकी वजह से प्राइसेस द प्रोडक्ट सिमिलर टू B&D, BOD जैसी प्रोडक्ट्स आर ऑफर्ड बाय द कंपेटिटर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% and 20% respectively of OL's prices. OL would have to just
इट्स सेलिंग प्राइस अकॉर्डिंगली। अब मार्केट में बी और डी के कंपेरेबल प्रोडक्ट 15 और 20% डिस्काउंट पे मिल रही हैं। एज अ रिजल्ट कंपनी को भी अपनी प्राइसेस अब नीचे लानी पड़ेंगी। मतलब कंपनी को भी फ्यूचर में बी और डी अगर बेचना है तो बी और डी रिड्यूस प्राइसेस बेचना पड़ेगा। तो ये भी प्राइस एडजस्टमेंट हमारी एनआरवी में रिफ्लेक्ट होगी। तो हम यहां पे कहेंगे प्राइस एडजस्टमेंट। इसके लिए मैं एक छोटी सी लहदा से वर्किंग से इसको करके ले आता हूं। से वर्किंग वन, मैं यहां पे अगर छोटी सी कैलकुलेशन परफॉर्म करूं, बी में सी और डी में डिस्काउंट है, बी और डी में, बी और डी में डिस्काउंट है जी। तो कितने बी में है 15%। बी में हमारी प्राइस कितनी है? बी में हमारी प्राइस तो हम तो 900 ले रहे हैं ना भाई, हमारी प्राइस तो 900 है, तो 900 का 15% कितना बना? 135। और डी में हम कितना ले रहे हैं? डी में हम ले रहे हैं 1980 माइनस 180, 1800 इंटू 20%, 360। लीजिए जी, प्राइस एडजस्टमेंट। हमें अपनी प्राइस को इतना कम करना पड़ेगा बी और डी को बेचने के लिए फ्यूचर में। ये लिखा हुआ है, हमें अपनी प्राइस 15 और 20% कम करनी पड़ेगी फ्यूचर में बेचने के लिए, क्योंकि कंपैरेटर ने अपनी प्राइसेस कम कर दी हैं। तो हमें बेचना है, हमें भी कम करनी पड़ेगी उसने जैसे लिखा। तो आई थिंक फ्रॉम हियर वी शुड गेट टू एनआरवी। हमें यहाँ पे एनआरवी की वैल्यू मिलेगी पर यूनिट 960, 690, 1100, 1330। और हम साथ इसके अगर कॉस्ट भी लें, क्वेश्चन में रेडीली अवेलेबल है कॉस्ट पर यूनिट बेटा। उससे हमें पता लगे ना हमें इन्वेंट्री वैल्यू एडजस्ट करने की जरूरत है या नहीं है। ये कॉस्ट पर यूनिट गिवन है हमें 800, 700, 900, 1275। तो कॉस्ट पर यूनिट हम यहाँ लाते हैं 800, 700, 900, 1275। ये हमने गुड यूनिट्स के ऊपर उनकी एनआरवी ली। गुड यूनिट की कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है। बाय द वे डेमी यूनिट की कॉस्ट भी यही होती है, कॉस्ट को तो हमें पता है, उसमें फर्क नहीं होता। तो बहरहाल फिलहाल हम गुड यूनिट्स के रेफरेंस से बात कर रहे हैं। कॉस्ट 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 कॉस्ट, एनआरवी 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 एनआरवी, कॉस्ट वर्सेस एनआरवी लगाएं। सिर्फ एक जगह है जहां पे एनआरवी कॉस्ट से कम है, बाकी तमाम जगह कॉस्ट ही कम है। इसका मतलब ए, सी और डी, इन तीनों की इन्वेंट्रीज हमारी किताबों में कॉस्ट पे आ रही हैं, जो कि ठीक है, कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। बी की इन्वेंट्री भी हमारी किताब में कॉस्ट पे आ रही है, बट इट शुड नॉट बी कैरीड एट कॉस्ट। इसको एनआरवी पे जाना चाहिए। इसको अब हमें कॉस्ट पे लेके नहीं चलना, क्योंकि साल खत्म हुआ, साल के खत्म होने पे इन्वेंट्री एडजस्ट की जाती है किताबों में, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लो। जैसे हम पिछला सवाल 2 सवाल देखे ना, वहां पे हमारी इन्वेंट्री में कुछ टुकड़ा डैमेज था, ऑब्सोलीट था। हमने कहा जी जो टुकड़ा ऑब्सोलीट है उसको एनआरवी पे रखो लहदा, और जो ठीक है उसको कॉस्ट पे कैरी करो। ये किया था ना हमने। अब यहाँ पे ये सारे का सारा उसने कहा जी कोई मसला हो गया प्राइस का, जिसकी वजह से एनआरवी इसकी नीचे आ गई, जो कि कॉस्ट से भी कम है। अब हमने इस पूरे अकाउंट को एनआरवी पे कैरी करना है। इसके सारे यूनिट्स, कितने यूनिट्स है गुड? 21,000 यूनिट्स को अब हमने कैरी करने हैं एनआरवी पे। फिलहाल हमारी किताब में आ रहे हैं 700 पे, अब हमने इनको लेके जाना है 690 पे। तो इसकी एंट्री क्या डलेगी? 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से पीएनएल को चार्ज टू पीएनएल। डेबिट होगा पीएनएल 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, और क्रेडिट होगा इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री की वैल्यू 700 रुपए पे आ रही है, इसको हमने 690 पे लेके जाना है। तो हमारी जो उसने हमसे एंट्रीज मांगी हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज, तो पहली एडजस्टिंग एंट्रीज हमारी यहां से निकलती है। बल्कि एडजस्टिंग एंट्री में इस जगह ले लेता हूँ, व्हाइट बोर्ड हम और काम के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। हमारी पहली एडजस्टमेंट, हमारी पार्ट B1 की बात हो रही है, पार्ट B1 की बात हो रही है। इसमें हमारी पहली एडजस्टमेंट जो निकलेगी
दैट विल बी डेबिट P&L, क्रेडिट इन्वेंट्री बी इन्वेंट्री, ये यहाँ पे एडजस्ट होगी। और आइटम वैल्यू कितनी है? 10 रुपए के हिसाब से 21,000 यूनिट्स। मैं इसको भी मजीद एलेबोरेट कर दूं, 10 रुपए कहाँ से आए? 700 माइनस 690, 2,10,000। ये हमारी एक एडजस्टमेंट आ गई कि हमें 2,10,000 की एडजस्टमेंट करनी है इन्वेंट्री बी में। गुड आइटम्स के लिए हमें एडजस्टमेंट करनी है इतनी। ये हम इसके आगे मेंशन भी बेशक कर दें कि ये हमारी जो गुड यूनिट्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, ये जो गुड यूनिट्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। बल्कि मैं इसको यहाँ पे, चूंकि बी में डैमेज यूनिट्स भी हैं, मैं डैमेज यूनिट्स को अलहदा करने के लिए मैं यहाँ पे इसको गुड यूनिट्स यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ इन्वेंट्री बी के हम दो अलग-अलग खाते कर लेंगे, गुड यूनिट्स अलहदा, डैमेज यूनिट्स अलहदा। तो इन्वेंट्री बी के जो गुड यूनिट्स हैं उनमें हमें 2,10,000 की एडजस्टमेंट करनी है, उनको हमने 2,10,000 से नीचे लाना है। और इसके अलावा किसी इन्वेंट्री में NRV और कॉस्ट की एडजस्टमेंट तो रिक्वायर्ड नहीं है। बेटा अभी इस क्वेश्चन के पहले पार्ट में हमने बात की है, देयर आर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस जहां पे कॉस्ट ज्यादा हो सकती है, NRV कम हो सकती है। कौन कौन से 4 हालात हैं? डैमेज ऑब्सोलीट, मार्केट प्राइस गिर जाए, तो यहां देख रहे हैं ना, मार्केट प्राइस गिर जाए, कॉस्ट टू कंप्लीट द सेल बढ़ जाए। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस गिरी है इसकी, जिसकी वजह से ये कॉस्ट ज्यादा होगी है, NRV कम हो गई है, हो सकती है। नॉर्मली मैंने वर्ड जब भी बोला नॉर्मली बोला है, नॉर्मली कॉस्ट ऑफ द गुड आइटम्स इज लो, NRV द गुड आइटम इज हाई, बट देयर आर 4 सर्कमस्टांसेस, इसी क्वेश्चन के पार्ट ए में हमने डिस्कस किया, जहां पे कॉस्ट ज्यादा और NRV कम हो सकती है। तो ये हमेशा वाली बात हम गाइडलाइन नॉर्मली के तौर पर याद रखेंगे, हमेशा कुछ भी चीज कांस्टेंट नहीं रहती, नॉर्मली ये है। और इससे हट के सवाल में कुछ लिखा हो तो पढ़ लेंगे भैया। तो यहाँ पे उसने इस तरह बताया है, हमने टेस्ट लगाया तो हमें पता लगा बी के केस में चीज बदल चुकी है। बी के केस में गुड यूनिट्स हैं लेकिन इनकी NRV कम हो चुकी है कॉस्ट से। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा, ये तो कहानी होगी बी के गुड यूनिट्स की। अब हम जरा सी की कहानी को भी क्लोज कर दें। सी की कहानी बड़ी आसान सी है। सी की कहानी हमें मिलती है ये बुलेट नंबर 1 में। बुलेट नंबर 1 में सी की कहानी है। वो कहते जी हमने देखा कि हमने 5,600 यूनिट बेचे थे, हमने 6,500 बुक कर दिए। ठीक है जी, इसकी वजह से 900 यूनिट्स का फर्क आ गया। जब हम यूनिट्स बेचते हैं, ये कंपनी जब हम यूनिट्स बेचते हैं तो एंट्री क्या डालते हैं? डेबिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्रेडिट इन्वेंट्री। तो वो हमने ज्यादा बुक कर दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें 5,600 यूनिट का डेबिट करना था, इन्वेंट्री को 5,600 यूनिट की कॉस्ट से क्रेडिट करना था, हमने 6,500 से कर दिया। क्या करें? रिवर्स करेंगे, डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। बिल्कुल ठीक है जी। 900 यूनिट्स की एंट्री हमें डालनी है सी के लिए। हमने कॉस्ट इन्वेंट्री आइटम सी ये डेबिट करने हैं और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट करने हैं, और वैल्यू है कितनी? 900 यूनिट्स मल्टीप्लाइड विद कॉस्ट। कॉस्ट भी 900 है, बी की कॉस्ट भी 900 है, तो एंट्री डली 8,10,000 की। ये एंट्री डाल गई, एक ये एडजस्टमेंट आ गई, ये दूसरी एडजस्टिंग एंट्री आ गई। हमने सी की जो एक्सेसिव यूनिट की सेल रिकॉर्ड कर ली थी, 6,500 यूनिट की सेल रिकॉर्ड कर ली थी, कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट कर दिया था 6,500 से, इन्वेंट्री को क्रेडिट किया था 6,500 यूनिट की कॉस्ट से, उसमें से 900 को रिवर्स किया हमने, इन्वेंट्री वापस हमने बढ़ाई है 900 यूनिट से, और कॉस्ट ऑफ सेल्स को हमने 900 यूनिट से कम किया। हमने गुड यूनिट्स ABCD सबको रिव्यू कर लिया, हमने इन्वेंट्री काउंट में जो फर्क निकला उसको भी देख लिया। अब हमारी रह गई कहानी सिर्फ डैमेज यूनिट्स की। डैमेज यूनिट्स पे कॉस्ट और NRV अब हमें लगानी है। डैमेज यूनिट्स की
कॉस्ट और एनआरवी की टेस्ट करनी है, और वो डैमेज यूनिट सिर्फ ए और बी दो के हैं। अब हमने ए और बी के ऊपर कॉस्ट और एनआरवी का टेस्ट लगाने हैं डैमेज यूनिट्स के हिसाब से। बाय द वे हमारा आंसर जो है हमारा ये है, उसने हमसे मांगी है एंट्रीज, ये हमारा आंसर है और ये हमारी वर्किंग्स हैं। शायद ये हमारी वर्किंग वन है, ये वर्किंग वन है जिसमें से हमने ये एनआरवी लॉस यहाँ पे मैयर किया। सॉरी वर्किंग वन तो हमने इसको कहा था, तो इसको वर्किंग 1.1 कर लेते हैं। ये वर्किंग वन है, ये वर्किंग 1.1 है। यहाँ से हमने एनआरवी लॉस मैयर किया था 700 माइनस 690 रुपीज 10, ठीक है। ये एनआरवी लॉस जो है मैंने यहां से लिया, ये इधर मैंने यूज कर लिया, एनआरवी लॉस मैंने यहां पे यूज कर लिया, ठीक है। तो मैं यहां पे बेशक इधर मैं मेंशन कर दूंगा, ये मैंने वैल्यूज वर्किंग वन से हासिल की हैं, रेफर योर वर्किंग। अब हम इसके लिए मुझे कुछ वर्किंग परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मैं वर्किंग 2 करने जा रहा हूं जिसमें मैं डैमेज यूनिट्स की कहानी को जरा समझूंगा। वर्किंग 2 डैमेज यूनिट्स की कहानी थोड़ी सी उसमें एक ट्विस्ट है। एक तो उसमें रीवर्क कॉस्ट हमें गिवन है, रीवर्क कॉस्ट हमें डैमेज यूनिट्स की गिवन है ना। कितनी है रीवर्क कॉस्ट? ये आ रहा जी रीवर्क कॉस्ट 260 एंड 320। रीवर्क कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आप इस प्रोडक्ट पे ये खर्चा लगा दो, इट इज एज गुड एज गुड यूनिट्स। यही है ना रीवर्क कॉस्ट, कि भाई इस पे ये खर्चा लगाओ तो ये नए यूनिट्स के तौर पे बेच सकते हो। तो जनाब इसका मतलब अगर मैं ए और बी को स्टडी कर रहा हूं तो मैं उनको अगर सेल एज गुड यूनिट्स करना चाहूं तो मेरी एनआरवी जो ऑलरेडी वर्कआउट मैंने की हुई यहां पे ये है 960 एंड 690, ये हमारा एज अबव है। लेकिन अगर मैंने डैमेज यूनिट्स को एज गुड यूनिट बेचने हैं तो उन पर तो मजीद खर्चा लग रहा है ना। कितनी है जी ए की रीवर्क कॉस्ट? 260 और बी की 320। लीजिए जी, ये है मेरी एनआरवी ऑफ डैमेज यूनिट्स। ये एनआरवी गुड यूनिट्स की थी, एनआरवी ऑफ डैमेज यूनिट्स मेरी क्या आई? 700 370। ये थी एनआरवी जो मैंने पहले पार्ट में वर्कआउट की थी कि गुड यूनिट्स को बेचूं तो कितना पैसा मिलता है। अब डैमेज यूनिट्स को भी इसी कीमत पे बेच पाऊंगा ना मैं, लेकिन डैमेज यूनिट से इतना पैसा लेने के लिए मुझे ये खर्चा इजाफी करना पड़ेगा। अगर मैं डैमेज यूनिट से भी ये पैसा हासिल करना चाहता हूं तो मुझे ये खर्चा रीवर्क कॉस्ट का इजाफी करना पड़ेगा। इसका मतलब डैमेज यूनिट्स को बेच के मेरी जेब में नेट इतना पैसा आना है। डैमेज यूनिट्स की एनआरवी ये है। लेकिन डैमेज यूनिट्स को बेचने की एक और ऑप्शन भी दी गई है हमें। डैमेज यूनिट्स को बेचने की और ऑप्शन भी क्वेश्चन में दी गई है। बुलेट नंबर 2 में गालबन जिसका जिक्र किया गया है। बुलेट नंबर 2, the defective units can be sold in the market 60% of the current retail price without incurring any rework cost and selling cost, without incurring any rework and selling। आप उसके बगैर उसको 60% ऑफ प्राइस पे बेच सकते हो। तो जनाब 60% ऑफ प्राइस आपकी क्या बनती है? व्हाट इज द प्राइस? आपकी प्राइस क्या है? ए की बात करें, हमारी ए की प्राइस कितनी है जी? हम ए और बी पे बात करें ना, तो ए की हमारी प्राइस दिस माइनस दिस, ये है कितनी है? 1040। तो भाई अगर हम एक तो एनआरवी होगी सेल एज गुड यूनिट्स और एक है सेल एज डिफेक्टिव यूनिट्स।
हम डिफेक्टिव यूनिट्स के तौर पे इनको बेचें तो हमारी एनआरवी आती है ए की 1040 का 60%, 624। और इसी अंदाज में अगर हम बी को बेचें तो बी की एनआरवी आएगी 900 इंटू 900 माइनस 135 नहीं होगा क्योंकि बी में तो डिस्काउंट आ चुका है ना। 900 माइनस 135 का 60% 459। आप जरा एक सरफेस को ऑब्जॉर्व कर लीजिए और इसको समझ लीजिए। हमारे पास डैमेज यूनिट्स को बेचने की दो ऑप्शन है। एक, डैमेज यूनिट को रीवर्क करो फिर बेचो, रीवर्क का बेचते हो तो एनआरवी ये है। दूसरा तरीका, डैमेज यूनिट को एज इट इज बेच दो, एज इज वेयर इज बेच दो। अगर ऐसे बेचते हो तो ये है। अब मुझे ऑप्शन बताओ, ए में क्या करना चाहोगे, रीवर्क करके बेचना या ऐसे बेचना? ए में आप कहोगे रीवर्क के बेचना क्योंकि यहाँ पे पैसे ज्यादा मिलते हैं। बी में रीवर्क करके बेचना, ऐसे बेचना, ऐसे बेचना। अब यहाँ पे तुझे देखिएगा, हमें अगर ये दोनों ऑप्शन दी जाए, बेच के पैसा कितने जेब में आता है, तो भाई इसके हिसाब से इन दोनों में से जो हायर है ना, हायर एनआरवी, वो मेरे लिए रेलेवेंट है। इन दोनों में से जो हायर एनआरवी है वो रेलेवेंट है, इधर 700 और इधर 459। ये है मेरी एनआरवी ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स। यहां से हम असूल क्या सीख रहे हैं? अगर एक चीज को डिस्पोज ऑफ करने के दो तरीके हैं, एक चीज को बेचने के दो तरीके हैं, तो जिस तरीके में ज्यादा पैसे आते हैं वही बेहतर रहेगा ना मेरे लिए। कारोबारी फैसला है, हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। तो डैमेज यूनिट्स को, डिफेक्टिव यूनिट्स को बेचने के दो तरीके हैं। एक, रीवर्क करके नया करके बेचो, उनको नया करके बेचो, कितना पैसा मिलेगा ये हम ऑलरेडी यहां निकाली बैठे हैं। नए यूनिट्स को, गुड यूनिट्स को बेचते हो इतना पैसा नेट मिलता है, लेकिन गुड यूनिट बेचने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। तो ये है एनआरवी ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स इफ सोल्ड एज गुड यूनिट्स। अगर इनको रिपेयर करके A1 करके लशपश करके बेचोगे तो नेट इतना पैसा आपकी जेब में आएगा। लेकिन अगर एज इज वेयर इज बेच दो, जैसा जहां है जैसे कि मैंने आपसे बेच दो, इतना पैसा जेब में आता है, जेब में आता है। तो हमने कहा जी अगर ये सिचुएशन हमें दी जाए, हमें एक चीज को बेचने की दो ऑप्शन दी जाए, तो बेहतर ऑप्शन जिसपे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं वो है, ए को हम रीवर्क करके बेचना चाहेंगे, बी विदाउट रीवर्क बेचना चाहेंगे। ये है हमारी एनआरवी ऑफ डैमेज प्रोडक्ट। डिफेक्टिव प्रोडक्ट की एनआरवी यहां से निकल रही है, क्योंकि एक प्रोडक्ट की एनआरवी के जब दो ऑप्शन बन जाए, तो जिस ऑप्शन में एनआरवी ज्यादा है, जिस ऑप्शन में ज्यादा पैसे मिलते हैं, एज अ बिजनेसमैन हम उसी ऑप्शन को लेकर चलना चाहेंगे ना भाई। तो इस केस में हम लेकर चलना चाहेंगे डिफेक्टिव यूनिट पे बेचना, इस केस में लेकर चलना चाहेंगे रिपेयर करके बेचना। और ये हमारी फाइनल एनआरवी ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स है, एनआरवी ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स। अभी हमने अकाउंटिंग एंट्री देखी, उसने कहा जी एडजस्टमेंट बताओ, एडजस्टमेंट क्या करनी है किताबों में, वो भी हमने करनी है। ये तुमने निकाला जी एनआरवी क्या है। अच्छा जी, एनआरवी आ गई हमारे पास। हमने कहा जी हमें ए के डिफेक्टिव यूनिट्स अपनी किताबों में 700 पे रखने हैं, बी के डिफेक्टिव यूनिट्स अपनी किताबों में 459 पे रखने हैं। करंटली कितने पे हैं? करंटली कॉस्ट पे है ना भाई। कितनी है कॉस्ट ए की? 800। बी की कितनी है? 700। इसका मतलब इन पे एनआरवी लॉस पर यूनिट कितना है? एनआरवी लॉस पर यूनिट 100, एनआरवी लॉस पर यूनिट 241। और डिफेक्टिव यूनिट्स हैं कितने? 2400 और 4000। तो टोटल लॉस निकाल लो कितना बना। टोटल लॉस ये 2,40,000 और ये कितना बना? 9,64,000। लीजिए जी, ये हमारा एनआरवी लॉस आ गया डैमेज यूनिट्स पे और बी का। गुड्स यूनिट्स अच्छे हैं या यूनिट डिफेक्टिव हैं, किताबों में इस टेस्ट से पहले, इस असेसमेंट से पहले, इस एनालिसिस से पहले वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है ना, ये तरीका ना हमारा। ये तो ईयर एंड जब आता है फिर देखते हैं भाई इसकी एनआरवी कितनी है, कॉस्ट एंड एनआरवी विच एवर इज लोअर, उस पर हम बैलेंस शीट में लेके चलेंगे। तो गुड यूनिट्स में हमें सिर्फ एक एडजस्टमेंट डालनी पड़ी, बी में 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। और डैमेज यूनिट्स में हमें
दोनों में एडजस्टमेंट डालनी पड़ेगी क्योंकि डैमेज यूनिट्स की तो नॉर्मली एनआरवी कॉस्ट से कम ही होती है, तो वो एडजस्टमेंट हमने कैलकुलेट की है ए की और बी की। जी एनी क्वेश्चन? एक तो फिर डाटा को वॉक थ्रू कर लें, कोई चीज समझ नहीं आई पूछिए। डैमेज यूनिट्स की एनआरवी, डैमेज यूनिट्स की एनआरवी बेच के नेट पैसा कितनी जेब में आएगा? दो ऑप्शन बनी हमारे पास, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक तो रिवर्क करना, रिवर्क कॉस्ट दी हुई है, और दूसरा उसने कहा रिवर्क कॉस्ट के बगैर भी बेचा जा सकता है। रिवर्क करके बेचते हैं तो इतना पैसा ले पाएंगे आप, गुड यूनिट इतने के बिकते हैं, रिवर्क का खर्चा इतना है, इतना पैसा नेट मिलेगा। रिवर्क के बगैर बेचते हैं तो जो करंट प्राइस है उसका 60% मिलेगा। बी में डोंट फॉरगेट टू एडजस्ट करंट प्राइस फॉर दिस 135, ये 135 के एडजस्टमेंट ना भूलिएगा, ठीक है, डिस्काउंट जो हमें देना पड़ेगा। तो ये है बी की प्राइस इंटू 60%। हमने कहा भाई हमारे पास एनआरबी की दो ऑप्शन है, चाहे तो रिवर्क करके बेचें, चाहे तो उसके बगैर बेचें, चाहे तो रिवर्क करके बेचें, चाहे तो उसके बगैर बेचें। जहां पे ज्यादा पैसे हैं वही बेहतर है भाई, इधर ये बेहतर है, इधर ये बेहतर है, इनको नीचे ले आओ, इन दोनों में से जो हायर है वही हमारी एनआरबी है। और एनआरबी वर्सेस कॉस्ट किया, एडजस्टिंग एंट्री आ गई, क्योंकि हमने कॉस्ट पे हमारी इन्वेंट्री किताबों में आ रही है, हमने अब एनआरबी पे लेके जाना है, इधर 100 रुपए की एडजस्टमेंट है, कॉस्ट पे किताबों में आ रही है, एनआरबी पे लेके जाना है, इधर 241 की एडजस्टमेंट है, और टोटल डिफेक्टिव यूनिट्स हमारे कितने हैं क्वेश्चन में रेडीली अवेलेबल है, टोटल एडजस्टमेंट हमारी आ गई 240,000 की एडजस्टमेंट इन्वेंट्री ए में है और 964,000 की एडजस्टमेंट इन्वेंट्री बी में है। जी इन वैल्यूज की कैलकुलेशन में कोई दिक्कत, किसी बच्चे को मजीद कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहते हैं? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी का असूल है। एनआरवी की कैलकुलेशन में यहाँ पे एक थोड़ी सी उसने एडिशनल एस्पेक्ट दे दिया कि एनआरवी कैलकुलेट करने के दो तरीके उसने दे दिए। आप चाहो तो मेथड 1 से बेच दो, चाहो तो मेथड 2 से बेच दो। जब दो तरीके आ जाए एक प्रोडक्ट को बेचने के, तो हम एनआरवी में जिस तरीके से ज्यादा पैसे आते हैं वो लेंगे, क्योंकि कारोबारी बात है ना भाई, कारोबारी बात है, हम उस तरीके से बेचेंगे जहां से ज्यादा पैसे कमाते हैं। तो कारोबारी बात के मुताबिक हमने जो फैसला किया था, और ये जो हायर है उसको हम आगे ले गए। दो एनआरवी हमारे पास आ रही थी, एक एनआरवी ये थी, एक एनआरवी यहाँ पे हमने निकाली थी। जिस एनआरवी में हायर वैल्यू है वो बेहतर है। अच्छा, इसकी बेस हम अकाउंटिंग एंट्री अब डाल देते हैं, वो तो बड़ी सिंपल है। अकाउंटिंग एंट्री हमारा चार्ज जाना है पीएनएल को, और आइटम इन इन्वेंट्री ए और बी ने अपडेट हो जाना है। चार्ज जाना है पीएनएल को और इन्वेंट्री ए एंड इन्वेंट्री बी जो डैमेज यूनिट्स की है, मैं डैमेज यूनिट्स की इन्वेंट्री उसको मैं अपडेट कर रहा हूं। डैमेज यूनिट्स हैं, डैमेज यूनिट्स हैं, उनकी इन्वेंट्री को हम अपडेट कर रहे हैं। और एंट्री की एडजस्टमेंट कितनी निकाली है? ए का कितना हिट है, बी का 9,64,000 टोटल। लीजिए जी, ये हमारी एंट्री रिकॉर्ड होगी वर्किंग 2 के रेफरेंस से, वर्किंग 2 के रेफरेंस से ये वैल्यूज वहां से हम लाए हुए हैं, ये एंट्री रिकॉर्ड होगी। इन्वेंट्री ए डैमेज यूनिट्स में कॉस्ट पे है, उसको नीचे ले जाओ 2,40,000 से। बी भी कॉस्ट पे है डैमेज यूनिट्स, उसको नीचे ले जाओ 9,64,000 से, और जो डिफरेंस है वो पीएनएल को चार्ज कर दोगे आप। जी एनी क्वेश्चन? किसी कैलकुलेशन पे कोई गाइडेंस हेल्प चाहिए पूछिए। अकाउंटिंग एंट्रीज ये है हमारा पार्ट ए का आंसर, सॉरी B1 का आंसर, ये हमारा आंसर है। वो सारी हमारी वर्किंग है, वर्किंग 1 वर्किंग 2 से हमने रेफर कर दिया। तो उसने एडजस्टिंग एंट्रीज मांगी थी, तो ये एडजस्टिंग एंट्रीज हम इन्वेंट्रीज में पास करनी है। जी कोई सवाल? अच्छा सर, एक बात काम किया करें, जब ये मैं व्हाइट बोर्ड लिखता हूँ ना, तो व्हाइट बोर्ड को लहजा से जैसे कंप्लीट कर लिया मैंने, तो इसको लहजा से एक जूम करके बच्चों के, ऑनलाइन बच्चों की जो फीडबैक है इसका क्लैरिटी बात का कम हो जाती है इनको पढ़ने में ना, इसको एक जूम करके क्या क्लोजअप में इसका कर दिया करें, ताकि बच्चों को वहां नोट करना तो उनको आसानी। अब हम B2 को देखते हैं।
डिटर्मिन द एडजस्टेड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज एट 30th जून। 30th जून को इन्वेंट्री की एडजस्टेड वैल्यू बताइए, मतलब आपकी बैलेंस शीट में जानी है, एडजस्टमेंट तो हमने कर दी ना, और कहते हैं इसके बाद वैल्यू बताइए आपकी जो बैलेंस शीट में जानी है। तो मैं इसी पेज को यूज करता हूं, उसको रेज करने के बजाय कि वहां से हमने उठाना होगा। हमारे पास आइटम ए है जिसमें गुड और डैमेज दोनों है। हमारे पास आइटम बी है, इसमें भी गुड और डैमेज दोनों है। हमारे पास आइटम सी है और आइटम डी है, इनमें सिर्फ गुड यूनिट्स ही है हमारे पास। मैं यहाँ पे इनकी लेता हूँ यूनिट्स और यहाँ पे इनकी लाता हूँ वैल्यू पर यूनिट, और यहाँ से मेरी बन जाएगी टोटल वैल्यू। मैं हर आइटम के यूनिट्स लाता हूँ, उसकी वैल्यू लाता हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू पर यूनिट से तो टोटल वैल्यू बन जाएगी। तो गुड यूनिट्स ऑफ ए 12,600, डैमेज यूनिट्स 2,400। गुड यूनिट्स ऑफ बी 21,000, डैमेज यूनिट्स 4,000, सी 5,000, डी 8,000। अच्छा जी, अब आइए कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। गुड यूनिट्स ऑफ ए 5,200 है, इसको तो रेक्टिफाई कर देना था ना हमने बेटा, इसको तो हमने 6,500 नहीं कर देना। सॉरी, हमारे पास आ रहा है कितना, 5,900 एडजस्टमेंट के बाद है। हमारे पास क्वेश्चन में उसने बताया जी हमारे पास 5,000, बिल्कुल ठीक है, 5,900 है। ये 5,900 है, ठीक है, क्योंकि 900 की एडजस्टमेंट डाल दी ना हमने। अब चलिए कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। ए के गुड यूनिट्स, ए के गुड यूनिट्स हमारी बैलेंस शीट में कॉस्ट पे आने हैं या एनआरवी पे आने हैं? कॉस्ट पे, 800 पे। ए के डैमेज यूनिट्स कॉस्ट पे आने हैं 800 पे या एनआरवी पे आने हैं? एनआरवी पे 700 हमारी बैलेंस शीट में। बी के गुड यूनिट्स कॉस्ट पे आने हैं या एनआरवी पे? एनआरवी पे। बी के गुड यूनिट्स एनआरवी पे। बी के डैमेज यूनिट्स कॉस्ट पे या एनआरवी पे? एनआरवी। और कौन सी बी की एनआरवी? 459। ये 700 इसकी कॉस्ट है, 459 एनआरवी है, 459 एनआरवी पे। सी कॉस्ट कितनी कॉस्ट? डी 175 लीजिए, ये मल्टीप्लाई करेंगे और सम कर देंगे। ये है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर। आपको सिंपली कॉस्ट को यूनिट से मल्टीप्लाई करना है और वैल्यू टोटल करके सम करके रिपोर्ट कर देनी है। यही आपका आंसर यहाँ पे। एनी क्वेश्चन? सी का क्या हुआ बेटा? बेटा हमें सी की किताबों में उसने बताया हुआ है यहाँ पे कि हमारे पास सी के यूनिट्स कितने हैं? 5,000। और फिर आगे उसने बताया तो है 900 की गलती हुई भी है। ये उसने कहा हमारी इन्वेंट्री हमारे रिकॉर्ड में इतनी है, लेकिन आगे चल के कहा फिजिकल देखा 900 का फर्क निकला है। तो 900 से आपने एंट्री डाली नहीं है, 900 से 900 यूनिट की कॉस्ट डेबिट नहीं की थी अभी, तो यहाँ पे यूनिट्स में भी तो 900 ऐड होने हैं भाई, यूनिट्स में भी वो 900 ऐड होने हैं। हमारी किताबों में 5,000 आ रहे थे, फिजिकल काउंट इन्वेंट्री की पता लगा 900 का रिकॉर्ड गलत लिखा गया था। ये जुमला हमने यहाँ पढ़ा था, ये ड्यूरिंग द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट डिस्क्रिपेंसी ऑफ 900 यूनिट्स वाज ऑब्जर्व्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड 5,600 यूनिट की सेल को आपने 6,500 लिख दिया था, सेल को 6,500 लिख दिया था। सेल इन्वेंट्री को क्रेडिट होती है, आपने इन्वेंट्री को 900 यूनिट ज्यादा क्रेडिट कर दिए थे। असल में बेचे 5,600 थे, लिख दिया हमने 6,500, ठीक है। तो वो जो 900 की गलती थी, वो गलती हमने यहाँ पे ये दुरुस्त की भी है ना, ये इन्वेंट्री डेबिट की हुई है 900 यूनिट्स की, ठीक है। तो यही वही फर्क हम नीचे भी दिखा रहे हैं, 5,900 ले रहे हैं 5,000 की जगह। जी एनी क्वेश्चन? जी
कोई इशू, ये मल्टीप्लाई करेंगे, सम करेंगे, ये है वो वैल्यू जो एग्जामिनर हमसे मांगने कैलकुलेट करने को कह रहा है। किसी पार्ट पे कोई दिक्कत, किसी कैलकुलेशन में कोई चीज समझ नहीं आई, पूछिए। इस क्वेश्चन में एक एनआरवी के रेफरेंस से एक चैलेंजिंग एक क्वेश्चन था कि इसमें एनआरवी एक ही यूनिट की 2 एनआरवीज दे दी गई और उसमें जो आपको सूल सिखाया गया कि एक ही यूनिट को बेचने के 2 तरीके हैं, जैसे इस केस में रिपेयर करके बेच दो या ऐसे बेच दो, तो हम दोनों तरीकों से एनआरवी कैलकुलेट करेंगे और जिस मेथड की एनआरवी ज्यादा है उसको लेके आगे चलेंगे एज एनआरवी। एनआरवी बेच के पैसे जेब में कितने आते हैं, एक चीज को बेचने के, एक प्रोडक्ट को बेचने के 2 तरीके हैं, 2 मेथड हैं, 2 ऑप्शंस हैं, तो जिस ऑप्शन से, जिस मेथड से ज्यादा पैसे आते हैं दैट विल बी टेकन एज एनआरवी और फिर कॉस्ट वर्सेस एनआरवी बाद में लगाया जाएगा। ठीक है, एनआरवी को एनआरवी से कंपेयर करके हायर एनआरवी को सेलेक्ट कर लिया, फिर उस हायर एनआरवी को कॉस्ट से कंपेयर किया, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी का सूल फिर लगेगा हमारा। तो ये एक एडिशनल एस्पेक्ट था जो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने हमसे टेस्ट किया। जी कोई सवाल, किसी कैलकुलेशन पे कोई मजीद गाइडेंस चाहिए, पूछना चाहते हैं पूछिए। हर एक वैल्यू की कैलकुलेशन की लॉजिक आपको पता होनी चाहिए। हमने कोई वैल्यू क्यों कैलकुलेट की, ये वैल्यूज क्यों यहां से लेस की, ये क्यों लेस हुई, ये क्यों लेस हुई, देन सिर्फ क्यों नहीं, हाउ कैलकुलेट की, कैसे की, ये भी पता होना चाहिए। कैसे कैलकुलेट की, इनको भी आपने देखना है। हर वैल्यू जो बोर्ड पे लिखी जाती है उसकी लॉजिक पता होनी चाहिए, किस असूल के तहत, किस प्रिंसिपल के तहत कैलकुलेट की जा रही है और उसकी कैलकुलेशन भी आपके हाथ से गुजरनी चाहिए क्लास में। और अगर कोई चीज समझ ना आए, कैलकुलेशन पे कोई डिसएग्रीमेंट आए, ऑलवेज मेक इट क्लियर, पूछिए मुझसे, साथी से, क्लियर कीजिए, फिर आगे चलेंगे हम। हो गया जी ये क्लियर सारी कैलकुलेशन? अच्छा जी, इसके बाद हमने कहा तो था हम क्वेश्चन नंबर 7 भी एक करेंगे इन्वेंटरी वैल्यूएशन का, लेकिन व्हाइल आई वाज रिव्यूइंग क्वेश्चन नंबर 7 तो मुझे लगा इस क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ 1-2-3 नंबर की ट्रीटमेंट सही, लेकिन वो ऐसी है जो कि हमने अभी अगले चैप्टर में पढ़नी है। तो हम करते क्या है कि जो ये पोर्शन है ना, ये वाला, इस क्वेश्चन को अभी हम पेंडिंग करते हैं और हम मूव करेंगे स्प्रिंग 23 क्वेश्चन 7 अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। और इस चैप्टर के एंड पे जब हम काम करेंगे, इसके क्वेश्चन जब हम करेंगे, जब इसके एग्जामिनर क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे होंगे, तो यहाँ पे कहीं पे हम ये स्प्रिंग 2023 का क्वेश्चन 7 भी करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया कि अब हम जब इस शीट पे पहुंचेंगे ओवरहेड के चैप्टर में, तो मैं आपको ये क्वेश्चन उस जगह आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि इसमें 2-3 नंबर की ट्रीटमेंट है जिस चैप्टर से रिलेट करती है। तो हमने कहा ठीक है, हम इसको वहां पे डिस्कस कर लेंगे। इन्वेंटरी वैल्यूएशन पे हमने क्वेश्चन तो काफी करनी है, तो मजीद क्वेश्चन एक जो रह गया जो हमारे प्लान में है उसको हम बाद में कर लेंगे। तो फिलहाल हम इन्वेंटरी वैल्यूएशन के चैप्टर को गुड बाय कहेंगे और मूव कर जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है हमारा ओवरहेड्स का। और यहाँ पे ख्याल रखिएगा, चूंकि हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा मेन फोकस, या बल्कि इस चैप्टर का टोटल फोकस प्रोडक्शन ओवरहेड्स के ऊपर है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या होते हैं? प्रोडक्शन की इनडायरेक्ट कॉस्ट, आल्सो नोन एज फैक्ट्री ओवरहेड्स। इनको फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कहा जाता है, इनको प्रोडक्शन ओवरहेड भी कहा जाता है, इनको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी कहा जाता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक ही बात है। और अगर हम बाय इनकी डेफिनेशन बात करें तो दीज आर सम ऑफ इनडायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट, इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट को कलेक्टिवली हम ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इस पे डिस्कशन करने जा रहे हैं इस चैप्टर पे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हिस्टोरिकली एक अहम चैप्टर रहा हुआ है। आप देख सकते हैं 19 नंबर, एक क्वेश्चन शॉर्ट आया, 18 नंबर, 16 नंबर, एंड दिस वाज एन एक्सेप्शन। ये करंट रिसेंट टाइम में इस पे टेस्ट नहीं किया गया। अच्छा, ये एक चीज होती है जो अभी रिसेंट टाइम में बच्चे कहते हैं मुश्किल हुआ। वो मुश्किल क्यों हुआ?
कि एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट चला गया। बच्चे तैयार थे कि इस चैप्टर में से एक सवाल आएगा, पक्का सवाल आएगा, बड़ा आसान चैप्टर होता है, तो ये तो 12-14 नंबर पक्के हैं। अब जब पैटर्न से जरा हटा, रोला पड़ गया, मुश्किल हो गया पेपर। तो बेटा एक एक्सपेक्टेशन से हट जाना मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं आपको कहता हूं एक्सपेक्टेशन माइंडसेट डेवलप ना करो। आप लोगों को, बच्चों को आदत होती है एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले 4 दिन पहले सर गैस दे दे, कोई अहम टॉपिक बता दे, और मैं कभी जो बताना था 4 महीने बता दिया, इस वक्त गैस कोई नहीं। और मेरा इंपॉर्टेंट बताने में एक चीज सबसे अहम जो होती है, कभी कवर सारा सिलेबस करना है, जेहन में लेके जाना है कि ये आएगा ये नहीं आएगा। आपको लग रहा है इसके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बाकियों के 6 सवाल किए, इसके 10 कर लेना, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि जिसके आने की प्रोबेबिलिटी कम है उसको 0 कर दो, जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उसके 25 कर लो। बैलेंस रख के चलना, इसके करते जाओ, किस दूसरे चैप्टर के जिसकी प्रोबेबिलिटी कम लग रही है उसकी प्रैक्टिस ना करो, ऐसे नहीं लेके चलते, हम बैलेंस रखते हैं। तो जिन बच्चों ने बैलेंस रखा हुआ था, इस चैप्टर से सवाल नहीं आया, तो किसी से तो आया होगा ना, सिलेबस में से आया ना सवाल, ये चैप्टर नहीं आया, किसी और से आया, सिलेबस में से आया। जैसे आप में से चैप्टर से सवाल जिससे आ गया, वो उससे एक्सपेक्टेशन बच्चों की कम थी। दैट वाज प्रॉब्ली हमारा कॉस्ट फ्लो का चैप्टर, मैंने कहा नहीं जो एंड में पढ़ेंगे, हल्का फुल्का चैप्टर बाद में पढ़ लेंगे, पढ़ाया भी एंड में था, लेकिन बच्चों ने उसको लाइटली लिया कि ठीक है ये तो आसान सा चैप्टर है, इसमें तो आता भी सवाल कम है, तो उसको छोड़ दो, इस पे तवज्जो कर दो। तो एग्जामिनर ने इसको छोड़ा, उसे सवाल दे दिया, तो रोला पड़ गया, बड़ा मुश्किल पेपर हो गया। हालांकि वो वाला चैप्टर इससे भी आसान है, लेकिन मुश्किल क्यों लगा? बिकॉज स्टूडेंट्स वर नॉट प्रिपेयर्ड, तैयार नहीं थे उसके लिए कि वहां से सवाल आएगा। तो ये चीज ध्यान में रखो बेटा, सवाल किसी भी चैप्टर से आ सकता है। कभी दिमाग में ये लेके नहीं एग्जामिनेशन हॉल में जाना कि इससे आएगा इससे नहीं आएगा। सारा सिलेबस तैयार करते हैं और जहन में यही लेके जाते हैं, सवाल जहां से भी आएगा मेरा सिलेबस पूरा तैयार है, मैं इंशाअल्लाह पूरा पेपर कर पाऊंगा। ये इस कॉन्फिडेंस एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं। इस कॉन्फिडेंस के बगैर बच्चा गया ना कोई कि मैंने 3 चैप्टर छोड़े हुए हैं, तो वो सीट पे बैठता ही कांप रहा होता है, और वो ये नहीं देखता आ क्या गया, वो ये देखता कहीं वो तो नहीं आ गया जो मैं छोड़ के आया था। और फिर वो जब वो मिल जाता ना उसको, तो फिर जो आया होता है, जो उसको आता भी होता है, उसके बारे में नहीं सोच रहा होता, वो सारा वक्त यही सोचता है यार मुझे तो बोला सवाल आता ही नहीं, वो सवाल तो मैं छोड़ा आया हूं, मैं उसका क्या करूंगा। और भाई चल उसको अब छोड़ा है तो छोड़ दे, अभी भी छोड़ दे उसको, जिनको पढ़ गया उन पर तवज्जो दे दो। लेकिन ये ह्यूमन साइकी है आप लोगों की, ये बिहेवियर है जिसको यू नीड टू कंट्रोल, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। पहली बात, सिलेबस फुली कवर करके जाना है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। प्रैक्टिस में 19-20 कमी वो चलेगा, लेकिन अगर आपने चैप्टर को छोड़ा हुआ है, क्लास रूम की हद तक भी कवर नहीं किया तो ज्यादती है। इसका मतलब आप सीरियस नहीं अपने पास होने के बारे में। सिलेबस पूरा कवर करना है। और दूसरी बात, एग्जामिनेशन हॉल में जब चले गए ना, अब जहां से भी सवाल आ गया और जो भी सवाल नहीं आया मट्टी डालो, जो नहीं आया, जो आ गया है उस पर तवज्जो करो, जो कर सकते हो वो कर दो। एक एवरेजली प्रिपेयर्ड बच्चा जो पेपर में जो आता है वो कर आएगा ना, तो वो पास हो जाएगा। मतलब हम मसला क्या होता है, जो नहीं आता उसके चक्कर में फंस जाते हैं, ये नहीं आता, ओहो वो भी नहीं आता मुझे, ओहो इसका क्या करेंगे। और भाई छोड़ दो जो नहीं आता, क्योंकि पास आपको वो क्वेश्चन कराते हैं जो आपको एग्जामिनेशन में आते हैं, उन पे तवज्जो करो। और पास होने के लिए जरूरी नहीं होता कि आपको पूरा पेपर आता हो, 9 के 9 सवाल आते हैं। आपको 9 सवाल आए, 9 में से 7, 6.5 भी आते होंगे, 6 भी आते होंगे, लेकिन अच्छे कराओगे पास हो जाते हैं बच्चे पास। हमने देखा है, तैयारी हम 9 की करके गए, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गए ना, और दुश्मन जितना मर्जी तगड़ा आगे से आ जाए, लड़ना तो है ना, सरेंडर तो नहीं करके आ जाना हमने, ठीक है। तो ये चीजें रखिएगा। तो ये चैप्टर हर लिहाज से अहम हमेशा रहा है। हमेशा सवाल इसमें हिस्टोरिकली पिछले 20 साल उठा के देखोगे ना, तो शायद ये 20 साल में कोई पहली अटेम्प्ट हो जिसमें मिस हुआ ये टॉपिक, या शायद कोई दूसरी हो, मुझे याद नहीं, लेकिन 20 सालों में ये 1-2 दफा मिस हुआ सवाल, हर दफा आता है। ओवरहेड्स, अच्छा इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मकसद सीखा था ना, उसी पे हमें बात करनी है इस चैप्टर में। हमने कहा था कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना सीखते हैं। और कॉस्ट पर यूनिट से मुराद कौन सी कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट? कॉस्ट पर यूनिट से मुराद कौन सी कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट? प्रोडक्शन कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट की बात करते हैं। हम कॉस्ट पर यूनिट में कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना सीखते हैं, और कॉस्ट पर यूनिट मींस प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, प्रोडक्शन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट एक ही बात है, प्रोडक्शन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट एक ही बात है। हाँ, इसमें थोड़ी सी फर्क आ जाती है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन होती ही नहीं है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जरूर होती है, बट इट इज नॉट द प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन
नहीं करती, वो तो बाय करती है और बेचती है। तो ये जरा फर्क रखना है। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी यूज की जाती है टर्म, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी यूज की जाती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में मींस प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन हुई है। लेकिन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में आई तो इट मींस प्राइस दैट यू हैव पेड टू द सप्लायर प्लस बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ट एटसेट्रा एटसेट्रा खर्चा जो हमने पीछे पढ़ा था इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, रॉ मटेरियल की कॉस्ट का जो पढ़ा था ना, वो सारा इसमें आ जाता है। तो बहरहाल हमें ध्यान में रखना है फर्क को। अच्छा, जब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारा स्कोप है इस चैप्टर का, तो वी नो प्रोडक्शन कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल भी इनकर होती है, डायरेक्ट लेबर भी इनकर होती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं एंड शेयर फ्रॉम प्रोडक्शन ओवरहेड, और यही हमारा इस चैप्टर का स्कोप है, फेयर शेयर। आपको जब हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने ये बात की थी कि ये डेस्क बनाते हैं, इस डेस्क पे कितनी लकड़ी लगी, पाइप लगा, कपड़ा लगा, वी कैन मेजर विद एक्यूरेसी डायरेक्ट मटेरियल। इस डेस्क पे कारपेंटर को हमने 1000 रुपया पर डेस्क पे किया, मेजर विद एक्यूरेसी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। हो सकता है इसकी हमको रॉयल्टी भी पे करते हो, हमने जिस डिजाइनर से ये डेस्क का डिजाइन लिया उसको 100 रुपया पर डेस्क पे करते हैं, वही पता लग गया। इशू आता है प्रोडक्शन ओवरहेड्स का, क्योंकि जब हम एक डेस्क की प्रोडक्शन कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो एक डेस्क को बनाने में सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट नहीं लगती, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी लगती है। फैक्ट्री का रेंट भी जा रहा है, फैक्ट्री का बिजली का बिल भी जा रहा है, फैक्ट्री मैनेजर हैं, हेल्पर हैं, सुपरवाइजर हैं, कैंटीन के बिल आ रहे हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के 4 स्टाफ बैठा है उसकी तनख्वाहें आ रही हैं, हेल्पर्स हैं, फ्लोर वगैरह साफ कर रहे हैं, टूल्स वगैरह पकड़ा रहे हैं कारपेंटर को। सर देयर आर सो मेनी कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन कॉस्ट हैं, बट दे कैन नॉट मेजर्ड विद एक्यूरेसी पर यूनिट क्या है। तो उसके लिए फिर हम फेयर शेयर निकालते हैं एस्टिमेटेड बेसिस पे कि भाई इन तमाम ओवरहेड्स का ऐसा अंदाजा लगाया जाए कि ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट क्या है। लकड़ी पर यूनिट में पता है, पाइप पर यूनिट पता है, लेबर पर यूनिट पता है, बट ओवरहेड्स पर यूनिट क्या है, उसके लिए हमें एक अंदाजा लगाना पड़ेगा, जिसके लिए हम टर्म यूज करें फेयर शेयर। वो अंदाजा फेयर होना चाहिए। उसके लिए पूरा चैप्टर की हमारी जो दौड़ है वो इसी बात पे है कि हम पूरे फैक्ट्री के जो इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं उनको हम पर यूनिट ऑफ डेस्क, पर यूनिट ऑफ डाइस, पर यूनिट ऑफ चेयर, ये कैसे मेजर करें, कैसे बनाए। रेंट में एक डेस्क का हिस्सा कितना है, बिजली में एक कुर्सी का हिस्सा कितना है, फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी में, फैक्ट्री में एक डाइस का हिस्सा कितना है, हाउ टू मेजर दैट, ये इस चैप्टर का हमारा स्कोप होने वाला है। So before we go to the scope, हमें कॉस्ट पर यूनिट की टर्म को थोड़ा बेहतर मजीद समझना है। हमसे पूछा जाए, हम एक फैक्ट्री में काम करते हैं और हमसे कहा जाए आपकी फैक्ट्री ये डेस्क बनाती है, इस डेस्क की कॉस्ट पर यूनिट क्या है। इट इज अंडरस्टूड कॉस्ट पर यूनिट से मुराद प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट क्या है, ये पूछा जा रहा है हमसे। अच्छा, ये सवाल, इस सवाल का जवाब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल नहीं है, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के कॉस्ट अकाउंटिंग में 2 सिस्टम्स हैं। कॉस्ट अकाउंट, अभी तक मैं आपसे कॉस्ट पर यूनिट ही कहता रहा, लेकिन अब हम थोड़ा सा चूंकि हम कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन में बिल्कुल जाने लगे हैं, उसमें डाइव करने लगे हैं, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग में 2 सिस्टम्स हैं, एक मार्जिनल कॉस्टिंग, एक एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। मतलब इस डेस्क की कॉस्ट क्या है, इसका जवाब सिर्फ ये नहीं है कि 100 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया। इस सवाल के जवाब में व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस डेस्क, देयर इज अनदर क्वेश्चन, अंडर विच सिस्टम, किस सिस्टम के तहत कॉस्ट जानना चाहते हैं आप। डिफरेंट कंपनीज दे मे हैव डिफरेंट पॉलिसीज। कुछ कंपनीज मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम को फॉलो करती हैं, कुछ कंपनीज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम को फॉलो करती हैं। इन दोनों में एक छोटा सा फर्क है, वो फर्क हम यहां से क्लियर करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम कहती है, ये सिस्टम के तहत कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट शैल इंक्लूड ओनली वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अच्छा, यहां पे एक चीज ध्यान में रखनी है, डायरेक्ट कॉस्ट आर ऑल वेरिएबल। डायरेक्ट कॉस्ट सारी की सारी वेरिएबल होती हैं, जबकि इनडायरेक्ट कॉस्ट में वेरिएबल भी होती है, फिक्स भी होती है। जैसे डायरेक्ट कॉस्ट में लकड़ी है, वेरिएबल, डायरेक्ट कॉस्ट कपड़ा, वेरिएबल, डायरेक्ट कॉस्ट पाइप, वेरिएबल, डायरेक्ट कॉस्ट कारपेंटर की सैलरी, वेरिएबल।
ये सारी डायरेक्ट कॉस्ट है, वेरिएबल है। इनडायरेक्ट कॉस्ट में रेंट फिक्स, इनडायरेक्ट कॉस्ट में बिजली वेरिएबल, बिजली का पोर्शन वेरिएबल उसमें होता है। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में फिक्स और वेरिएबल दोनों होती हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट से मुराद है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। और डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? आपसे कोई पूछे जी मार्जिनल कॉस्ट के तहत इस डेस्क की कॉस्ट क्या है, तो इसका मतलब सारी डायरेक्ट कॉस्ट वो भी वेरिएबल है। ओवरहेड में से सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड्स लो, उनका शेयर डालो इसमें, तो ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द डेस्क आ गई। रेंट का शेयर इसमें नहीं डालना, डेप्रिसिएशन का शेयर इसमें नहीं डालना। मार्जिनल कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आपने लेनी है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। वेयरएज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम कहते हैं शेयर फ्रॉम फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, वो भी डाल दो। और इसको बहुत आसान जबान में समझना है तो ये जनाब आपकी एक टेबल आपको बता रहा है। मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत कॉस्ट पर यूनिट में मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड लेंगे, लेकिन फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं लेते। मार्जिनल कॉस्टिंग में ये फिगर नहीं ली जाती। फिक्स अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत जब आपसे कॉस्ट पर यूनिट पूछा जाएगा तो तमाम कॉस्ट तो वैसे ही हैं, ये भी ऐड कर दी जाती है। सो एक ही प्रोडक्ट की कॉस्ट, एक ही डेस्क की कॉस्ट मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत 180 आएगी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत 195 आएगी, बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस। ये फर्क है दोनों सिस्टम। तो ये भी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है, ये भी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट है, ये भी प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट है, बट ये प्रोडक्शन कॉस्ट है अंडर और ये प्रोडक्शन कॉस्ट है अंडर। फर्क सिर्फ इस चीज का है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहती है टोटल ओवरहेड्स को तकसीम कर दो प्रोडक्ट्स में, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग कहती है सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड्स को प्रोडक्ट कॉस्ट में डालो, इसको शामिल ना करो। यह है जी कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट पर यूनिट की कहानी, जो हमने अब कैलकुलेट करने की तरफ चलना है। बात हम कॉस्ट पर यूनिट की काफी देर से करते आ रहे थे, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, लेकिन अब चूंकि हम कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन में जाने लगे हैं, तो इट वाज इंपॉर्टेंट कि वी अंडरस्टैंड हियर कॉस्ट पर यूनिट दो तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, आज के लिए इतना ही, बाकी इस डिस्कशन को आगे इंशाअल्लाह लेके चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे बखैर एक जुमला मैं पढ़ना भूल गया पिछली स्लाइड से, ये जुमला या आखिरी जुमला पढ़ लीजिए जी। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का हमारे से कोई लेना देना नहीं है। सेलिंग है, एडमिन है, फाइनेंस है, इनका हमसे लेना देना नहीं है। दे आर नेवर इंक्लूडेड इन प्रोडक्शन कॉस्ट, इनको प्रोडक्शन कॉस्ट में कभी शामिल नहीं किया जाता। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाअल्लाह कल मिलेंगे, इस डिस्कशन को लेके आगे चलेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।